हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम हमारा नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर, अर्थात किसी वास्तविक संख्या का त्रिकोणमिति फलन क्या होगा। हम आज त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे किसी वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है। अब इसे पढ़ने से पहले आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप उसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये इस सर्कल में हम क्या क्या देख पा रहे हैं और उसके हिसाब से फिर हमने किस तरीके से त्रिकोणमितीय फलनों को परिभाषित किया, ये सब आज समझेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कोणों की रेडियन में मापें और वास्तविक संख्याओं को एक समान रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। अब ये जो तथ्य है ये पिछले चैप्टर का है, और जिसमें हमने कोणों की माप की जो बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, मतलब 3 पद्धतियां होती हैं, तो उसको जब हम पढ़े थे तो उसमें हमने एक रेडियन भी देखा था। तो रेडियन की गुणधर्मों में से ये एक है। इसके अनुसार देखो, ये जो लाइन लिखी है ना, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वो जो लाइन है, वो बात जो लिखी है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए आप कोई भी एक रियल नंबर ले लिए, कोई भी वास्तविक रेखा का कोई भी एक मेंबर, कोई भी एक सदस्य, कोई भी एक रियल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है? कोई भी एक वास्तविक संख्या है। तो अवश्य ही ये एक्स जो है किसी न किसी कोण का रेडियन में माप होगा। ठीक है, उस लाइन का मतलब वही है। कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, आप चाहे कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, वो अवश्य ही, जरूर ही, गारंटी के साथ किसी न किसी कोण का माप होगा। किसमें? रेडियन में। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, अर्थात अगर आप कोई भी कोण लेते हो, अगर उसका माप अगर आप रेडियन में लेते हो, ठीक है, रेडियन में अगर उस कोण की माप लेते हो, तो निश्चित रूप से उस कोण की जो माप होगी वो आप उस वास्तविक संख्याओं की जो एक रेखा बनती है, वास्तविक रेखा में वो जो रेडियन में जो उस कोण का माप है, वो उसको आप एक बिंदु के रूप में यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि वो वास्तविक संख्या होगा। सीधी सी बात है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप किसी कोण का रेडियन में माप के रूप में ले सकते हो, और वैसे ही किसी भी कोण का जो माप है अगर वो रेडियन में हो तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही होगी। कोई ना कोई वास्तविक संख्या के रूप में आप उसको लिख सकते हो, यानी कि नंबर लाइन में उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, ये देखो ये सदस्य है करके। तो यही लाइन, इस लाइन का मतलब वही है कि कोणों के रेडियन में जो मापें होती हैं और वास्तविक संख्याएं, दोनों को एक समान रूप में कंसीडर किया जा सकता है, यानी एक समान रूप में विचार कह सकते हैं, एक समान रूप में देखा जा सकता है, जैसा भी आप समझना चाहें। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई भी वास्तविक संख्या है, एक्स का कोई भी वास्तविक संख्या, तो जरूर उस वास्तविक संख्या को आप, मतलब कि जरूर वो वास्तविक संख्या किसी न किसी कोण का रेडियन में माप होगी, एकदम निश्चित, ये बात सत्य है। ठीक उसी तरह अगर कोई कोण है, आपके पास कोई कोण दिया है और उसका माप जो है वो रेडियन में है, तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई वास्तविक संख्या को ही व्यक्त करेगा, यानी कि उस कोण की माप को हम संख्या रेखा में, जो हमारा वास्तविक संख्या रेखा जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, उसमें आप एक एलिमेंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में उसको आप दिखा सकते हो उस कोण की माप को। ठीक है, जो कि रेडियन में नापी गई है। इसी तथ्य को, इसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कि x कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए x कोई वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है। अब जब हम बोल चुके हैं कि अगर x कोई वास्तविक संख्या है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कोण ऐसा होगा जिसका रेडियन में माप वो x होगा। ठीक है, यानी x निश्चित रूप से किसी कोण का रेडियन में माप होगा। तो बस यही बात हम यहाँ बैठाए हैं कि मान लीजिए x कोई वास्तविक संख्या है, यानी x कोई रियल नंबर है, तब निश्चित रूप से उस वृत्त पर, जो कि हमने यहाँ पे वृत्त लिया है जिसकी त्रिज्या है 1 यूनिट, यानी इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया है, तो निश्चित रूप से उस वृत्त पर एक बिंदु P अवश्य इस प्रकार विद्यमान होगा कि प्रारंभिक भुजा, जिसको हमने OA कहा है, ठीक है, प्रारंभिक भुजा से इस OP भुजा के बीच बना हुआ कोण वो x होगा।
ठीक है। x क्या है, रेडियन में नापा गया है। अब आप कहेंगे सर ये x क्यों आया, तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर x क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, x अगर कोई वास्तविक संख्या है तो निश्चित रूप से वो x किसी न किसी कोण का रेडियन में माप होगा, यानी कि उस x के लिए मैं यहाँ पे एक कोण दिखा सकता हूं जिसकी नाप या जिसकी माप x होगी, ठीक है। तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे एक बिंदु आपको ऐसे दिखा सकते हैं जिसका रेडियन में माप वही x होगा जो x आपने वास्तविक संख्या में लिया है। ये इस महत्वपूर्ण जो बात है उससे ये आया है, यानी x अगर कोई वास्तविक संख्या है तो निश्चित रूप से वो वृत्त पे इकाई त्रिज्या तो हमने अपने सहूलियत के लिए लिया है, निश्चित रूप से उस वृत्त में एक बिंदु P इस प्रकार विद्यमान होगा कि प्रारंभिक भुजा OA से OP के बीच यानी कोण जो बनेगा AOP वो किसके बराबर होगा, वो x के बराबर होगा। ये देखो x क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, त्रिज्या को मैंने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। अब त्रिज्या को 1 यूनिट लिया है, ये x मापा गया रेडियन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चाप होगी वो x ही होगी। कैसे, अपने को तो पता है कि थीटा बराबर यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और ये मापा जाता है किसमें, रेडियन में, यानी कि कोण अगर रेडियन में हो तभी आपको ये वाला सूत्र लगाना है, इस बात को ध्यान रखें। हम लोग हमेशा सूत्र पढ़े ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़े हैं, लेकिन ये सूत्र में जो कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसमें जो थीटा है वो रेडियन में नापा गया, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि थीटा तो हो गया x, कोण जो हो गया वो x हो गया, है ना भाई, और त्रिज्या को मैंने ले लिया 1 यूनिट, इकाई त्रिज्या का वृत्त हमने लिया है, तो अब देख लो आप s का मान कितना निकल रहा है, तो s बटे 1 हो गया, यानी कि s का मान भी कितना निकलेगा, x निकलेगा, यानी कि चाप क्या बनेगा, आपका x बनेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में अगर त्रिज्या 1 हो जाए तो ये कोण के बराबर वो चाप नहीं हो जाएगा, जिस मान का कोण है उसी मान का क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। तो ये x है तो ये भी x होगा, x बराबर s हो गया, और ये रेडियन में नापा गया, रेडियन बोल दो आप, मतलब ये तो खैर लंबाई है लेकिन कोण को जब पुकारेंगे तो रेडियन में पुकारेंगे, ठीक है। तो ये रेडियन में है, एक्चुअली ये जो x है ना, ये देखो ये x इक्वल s लिखा है, ये रेडियन में है, ठीक है, और वही x इसकी लंबाई भी है, जिस माप का कोण है उसी माप का आपका क्या है, यहाँ पे चाप की लंबाई है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, जब ये सारी बातें हो चुकी हैं कि हाँ उस वृत्त पर हम एक बिंदु ले सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं कि कोण AOP बराबर x होगा, बिंदु P के निर्देशांक मान लीजिए AB है, ठीक है, हमने वह बात वहां पे लिख दी है, बिंदु P के निर्देशांक मान लो AB है, P से एक लंब डाला गया है, PM x अक्ष पर एक लंब डालें, आप देख लो। अब हम दो फलन परिभाषित करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, साइन और मतलब कोसाइन और साइन फलन की शुरुआत, उनकी परिभाषा कैसे बनी, कैसे दी गई, वो आप ध्यान से समझिए कि बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, AB, तब हम कोज्या यानी कि कोसाइन फलन, कोसाइन फंक्शन, और ज्या यानी कि साइन फंक्शन निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ये जो बिंदु P के निर्देशांक आपको AB दिखाई दे रहे हैं, उसमें से जो पहला वाला निर्देशांक है अर्थात x निर्देशांक है, x अक्ष वाला जो निर्देशांक है उसी को हमने cos x कहा, और जो B जो है यानी दूसरा निर्देशांक है, y अक्ष वाला निर्देशांक है, y निर्देशांक जो है उसी को हमने sin x कहा, ठीक है। और चूंकि इनमें जो आपको ये x दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये x जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एंगल के रूप में है, लेकिन यही x तो वृत्त में चाप के रूप में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बिंदु P आगे बढ़ेगा तो ये चाप भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये x जो है वो हमको चाप के रूप में भी दिखाई दे रहा है, इसी कारण से इनको वृत्तीय फलन भी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। cos x और sin x को क्या कहा जाता है, वृत्तीय फलन भी कहा जाता है। और हम बिंदु P को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, AB, तो A का मान रखा मैं cos x और B का मान मैंने रखा sin x, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ये जो
बिंदु P ए भी दिख रहा है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P cos x P sin x। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, 5 मिनट में हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं कि ये तथ्य जो है, ये आज हम जो पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसकी शुरुआत एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट से हुई। वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये बतलाता है कि जो कोण है ना भाई, उनकी जो रेडियन में जो मापें हैं, ठीक है, विभिन्न कोणों की रेडियन में जो मापें होती हैं और वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं और कोणों की रेडियन में मापें, इन दोनों को एक समान रूप में कंसिडर किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको कोई भी वास्तविक संख्या अगर आपको दे दी जाए, या कोई भी वास्तविक संख्या अगर हमारे पास हो x, तो निश्चित रूप से वह वास्तविक संख्या x किसी न किसी कोण का रेडियन में माप होगी। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कोई कोण है, उसकी रेडियन में माप x है, तो निश्चित रूप से वह x वास्तविक संख्या होगी। अर्थात उसको हम संख्या रेखा में एक एलिमेंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं। ये बात हो जाने के बाद, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो, तो उसके बाद आप ये समझिए कि अगर मैंने मान लीजिए कोई भी एक आर्बिट्ररी यानी कि स्वेच्छ वास्तविक संख्या अगर मैंने ले लिया, x बिलोंग्स टू r अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो निश्चित रूप से जो हमने अभी एक आपको कंसेप्ट बताया है, उस कंसेप्ट के अनुसार अगर मैंने कोई भी वास्तविक संख्या लिया है, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या अगर मैंने x ले लिया है, तो जरूर एक सर्कल लेकर के, यूनिट रेडियस का यानी इकाई त्रिज्या का एक सर्कल लेकर के, उस सर्कल यानी उस वृत्त में मैं आपको बिंदु P, इस प्रकार हम उस बिंदु P को ले सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रारंभिक भुजा के द्वारा उस OP भुजा के बीच जो कोण बनेगा वो उस वास्तविक संख्या के बराबर होगा, जहां उस कोण को रेडियन में मापा गया है। इस बात को ध्यान रखें। और उसके बाद क्योंकि त्रिज्या 1 यूनिट है, तो इस सूत्र से हमें r का मान 1 रखने पर जो चीज प्राप्त होती है वो ये बतलाती है कि कोण, देखो ना, r 1 हो जाएगा तो थीटा और s बराबर नहीं हो जाएंगे क्या, बताओ बोला। ये तो सी ऊपर भी लिखा है कि हाँ उसको रेडियन में नापा गया, ये उसकी इकाई दर्शा रहा है, इसको किस में माप रहे हैं, ताकि r का मान 1 रखने पर थीटा और s बराबर हो जाएंगे, जो मान थीटा का वही मान s का, कोण के रूप मतलब वो वही चीज है, दोनों सेम हो गए। इसलिए जो कोण है वही आपका क्या है, चाप की लंबाई है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दोनों की वैल्यू सेम है, बस आप कोण को नापोगे तो आप रेडियन में बोल देना, सीधी सी बात है। जिसका जो मापने का इकाई है उसको उस नाम से पुकारेंगे, इस कोण के नाम से बोलोगे तो रेडियन बोल देना। अब ये क्या, ये लंबाई रूप में है, मान दोनों का सेम है, लेकिन ये कोण रूप में है, ये लंबाई रूप में है, तो लंबाई में लंबाई की इकाई मापेंगे, कोण बोलोगे तो कोण के रूप में बोलना, रेडियन करके बोलना, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आंकिक मान है, वो दोनों का सेम है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने फिर बोला कि अगर इस तरीके से हो और बिंदु P के निर्देशांक अगर a भी हो, तो उसी a को हमने कह दिया cos x, डिफाइन किया हमने कोसाइन फंक्शन, और जो b है, जो y निर्देशांक है, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, तो x निर्देशांक a को कहा हमने cos x और y निर्देशांक b को कहा हमने sin x। और चूंकि ये जो x आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त पर एक चाप के रूप में, अर्थात ये बिंदु बदलेगा तो चाप की लंबाई भी बदलेगी, यानी वृत्त पर एक वेरिएबल की वैल्यू बदल रही है, इसलिए इन दोनों को जो है हम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें, आप इसको अच्छे से एक बार चिंतन मनन करें। चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न कोणों पर इन दोनों फलनों के मान क्या क्या होते हैं, अर्थात cos x और sin x के मान क्या क्या होते हैं, और भी जो त्रिकोणमितीय फलन हैं हम उनको भी परिभाषित करेंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं, आप एकदम अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला तो एक बेसिक था, यानी कि किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों को, वो हमने अभी समझा। अब आप ये समझेंगे कि किस तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कैसे होती है, cos 0 क्यों 1 होता है, cos 90 क्यों 0 होता है, ठीक है ना। तो
ये सब अभी हम समझने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मान लीजिए अब मुझे शून्य को, मतलब थीटा की इक्वल जब 0 हो, ठीक है, अगर मैं डिग्री में नापना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। अब 0 डिग्री पर हम इनके मान ज्ञात करना चाहें, 0 डिग्री पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए, ये एक्स जो एंगल बना हुआ दिख रहा है, यद्यपि वो अभी रेडियन में है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 कब होगी? 0 कब होगा? वो 0 तब होगा जब अब देखो ना, अब सीधी सी बात है, ये प्रारंभिक भुजा है, इसको जब घुमाओगे तभी कोण बना है, और नहीं घुमाओगे तो कोण नहीं बनेगा। यानी बिंदु पी, अगर सोचो, जरा कल्पना करो, बिंदु पी यहीं पे होता, यहीं पे, तो जो लाइन आपको ऐसे उठी हुई दिख रही है वो नहीं उठी हुई दिखती है, बिंदु पी यहीं पे होता, फिर कोण बनता ही नहीं, कोण 0 बनता। लेकिन बिंदु पी जब इधर होता तो आप देखो, जब वो उधर होता यानी बिंदु ए के संपाती हो जाता वो, यानी बिंदु ए के जैसा हो जाता, यहीं पे आ जाता अगर बिंदु पी तो। और ए के निर्देशांक कौन है? 1 0, यानी बिंदु पी अगर आ करके इधर आ जाता तो उसके निर्देशांक क्या हो जाते? 1 0 हो जाते, अर्थात cos x की वैल्यू आपको 1 दिखती और sin x की वैल्यू 0 दिखती। इसलिए थीटा इक्वल 0 पर cos 0 कितना होता है? 1, और sin 0 कितना होता है? 0। ठीक है, फिर से एक बार आपको बतलाते हैं हम कि थीटा इक्वल 0 अंश अगर हम लेते हैं, ठीक है, 0, या आप अगर आप उस पर लेना चाहें, रेडियन में लेना चाहें तो रेडियन में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 रेडियन बहुत सरल है, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अगर आप 0 रेडियन लेते हैं तो बिंदु P जो होगा वो कहाँ, किसके कॉन्सेंट होगा, किसके संपाती होगा? बिंदु A के संपाती होगा। और चूंकि बिंदु A के निर्देशांक 1 0 है, तो देखो कंपेयर करके देखो ना, यही जब यहाँ आ जाएगा तो देखो पहले जो cos x था वो तब 1 हो जाएगा, और जो sin x दिख रहा है वो यहाँ आके 0 हो जाएगा। इसलिए x के स्थान पर 0 रख करके रेडियन में अपन cos 0 1 और sin 0 0 लिख दिए। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत इजी है। बस इतना ध्यान रखो, ये एंगल को आप एक कम करो, रेडियन में लेके चलो, ठीक है। सीधी सी बात है, रेडियन में बोलो, डिग्री में बोलोगे तो भैया सीधी सी बात है, पाई/2 रेडियन में रहेगा तो उसको डिग्री में बोलने के लिए 90 अंश बोल देना, पाई रेडियन रहेगा तो उसको डिग्री या अंश में बोलने के लिए आप 180 अंश बोल देना। हम तो डिग्री और रेडियन को इंटरचेंज करना तो सीखे हैं ना भाई, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो ये देखो, ये दो वैल्यूज आपके पास तैयार हो गई ना, आपको कारण भी पता चल गया होगा कि क्यों cos 0 1 होता है, क्यों sin 0 0 होता है। तो वो यहाँ से होता है कि बिंदु P की स्थिति बदलती है तो वो कौन कौन सी नई स्थितियों को ग्रहण करता है, उन नई स्थितियों के हिसाब से उसके निर्देशांक किस तरह बदलते हैं, और फिर किस तरह cos x और sin x की वैल्यूज निर्धारित होती हैं। तो आपने देखा कि अगर ये x की वैल्यू 0 हो जाए, 0 रेडियन हो जाए, अगर थीटा हमारा 0 रेडियन हो जाए तो बिंदु P यहीं आ जाएगा, A के साथ संपाती हो जाएगा वो, और जो A के निर्देशांक है वही फिर P के निर्देशांक हो जाएंगे, और P के निर्देशांक जो भी cos x sin x दिख रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। जरा सोचिए, बिंदु P अगर चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाए, यानी कि बिंदु B के संपाती हो जाए, तब क्या होगा? अब आप बताइए, ठीक है, उस समय ये कोण कितना बन चुका होगा? अगर बिंदु P यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना बन जाएगा ये कोण? तो ऑब्वियस सी बात है कि उस x की वैल्यू हो जाएगी, अगर रेडियन में लिखे तो पाई/2 रेडियन हो जाएगी, अगर आप उसको डिग्री में लिखें तो हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, दोनों में लिखो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अच्छा हाँ, आप ये तो देखो कि अगर बिंदु P यहाँ पहुंच जाएगा, उस समय वो बिंदु P जो है वो B से संपाती हो जाएगा, और बिंदु B के निर्देशांक हैं 0 1, अर्थात cos x की वैल्यू हो जाएगी 0 और sin x की वैल्यू हो जाएगी 1, और x की जगह 90 अंश, क्योंकि इस पोजीशन में x का मान यानी कोण का मान 90 अंश बनेगा, या यूं कहिए पाई/2 रेडियन बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे पहुंचने के बाद cos x की जगह में पाई/2 रखूंगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और sin पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, देखो ये वाला भी वैल्यू आपको मिल गया। बिंदु P
बिंदु P आगे चलते चलते ये जब पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा, तो बताओ पॉइंट सी पे पहुंच जाने पर जब ये बिंदु सी से संपाती हो जाएगा, उस समय इस कोण की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब देखो ना, ये देखो 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 देखो, देखो, देखो बिंदु P जब सी इधर घूम के आगे सी से संपाती होगा, तो ये x ऐसे बन जाएगा। कितना हो चुका होगा, 180 अंश यानी कि पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर आप 180 अंश यानी कि पाई रेडियन का मान लिखेंगे, कॉस पाई का मान लिखेंगे, तो वो बिंदु सी से संपाती होने के नाते कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। पहले को पहले, दूसरे को दूसरे के साथ अपन देख करके लिख रहे हैं। तो कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इन बातों का आप अच्छे से समझें, अच्छे से ध्यान रखें, घबराएं नहीं। अच्छा, जब वो बिंदु P चलते चलते घूमते घूमते जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ तक सोचिए जरा। ठीक है, इतना घूम लेगा तो बिंदु P की स्थिति, बिंदु P को तो सर्कल पर ही घूमना है, घूमते 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 वो पॉइंट D के जब संपाती होगा तो कितना कोण घूम चुका होगा, 190, 290, 390, 3 बार 90 मतलब टोटल 270 अंश या 3π/2 रेडियन। तो उस समय cos 3π/2 रेडियन, ठीक है, उसको रेडियन को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, उसका जो रेडियन है वो ओमिट कर देते हैं। तो बस cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो कितना दिख रहा है, 0 0, और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये भी वैल्यूज आप याद रखो। कितना आसान है याद रखना आपको, देखो इनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं आपको याद रखने का, आप मन में कल्पना कर दो एक सर्कल की। अब भैया सर्कल की त्रिज्या अगर 1 यूनिट है तो क्या चारों बिंदुओं के निर्देशांक आप नहीं लिख सकते क्या, बताओ भला। इधर धनात्मक एक्स अक्ष में तो 1 0 लिख देना, ऋणात्मक में है तो सिर्फ -1 0 कर देना। ये 0 0 क्यों है, क्योंकि एक्स अक्ष में दोनों बिंदु है तो एक्स अक्ष में y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए ये 0 ये 0 हो गया, यानी इनका y निर्देशांक 0 है। अब ये इसमें देखो, आप इस y अक्ष में देखो बिंदु B और D को, तो इसमें x निर्देशांक आपको 0 0 दिखाई दे रहा होगा, और ये ऊपर धनात्मक में करके y निर्देशांक 1 और ऋणात्मक में करके y निर्देशांक -1। हमेशा पहला 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 वाला साइन की वैल्यू को व्यक्त कर रहा है, दूसरा 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 वाला कोसाइन की वैल्यू को, नहीं उल्टा हो गया, पहला 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 वाला कोसाइन की वैल्यू को व्यक्त कर रहा है और दूसरा 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 वाला साइन की वैल्यू को व्यक्त कर रहा है। देख लो, आपको यकीन नहीं है तो। ठीक है, ये दे आप लिखा है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये यहाँ पे लिखा है cos x sin x। पहला निर्देशांक जो है वो cos x की वैल्यू बताता है, दूसरा निर्देशांक जो है वो sin x की वैल्यू बताता है। सीधी सी बात है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आप ये देख लो कि आपको किस कोण का मान चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 0 90 270, 0 90 180 270 360। इन कोणों के लिए अभी आप मान देखिए, कौन कौन से कोण, 0 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। अब इनमें से कोई भी कोण आप बता दीजिए, मैं आपको तुरंत उसकी वैल्यू बता दूंगा। मान लीजिए आप मुझसे कहेंगे सर cos 360 और sin 360 की वैल्यू बताइए, 360 मतलब 2 पाई। ठीक है, तो अब देखो cos 2 पाई और साइन 2 पाई की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, cos 2 पाई और साइन 2 पाई। तो कैसे पता चलेगा 360 अंश का मान कितने है दोनों में, तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा एक राउंड घूमना पड़ेगा ऐसे, ताकि 90 90 90 90 4 टोक 90 मतलब 360 हो गया, वापस अपनी प्रारंभिक भुजा के पास पहुंच गया वो। यानी बिंदु P यहाँ से अगर वो चलना शुरू करेगा तो चलते चलते जब वो एक राउंड पूरा कर लेगा तो फिर से वो बिंदु A से संपाती हो गया है, यानी फिर से उसकी वैल्यू वही होगी जो 0 अंश में या 0 रेडियन में थी। तो 1 0 थी तो वही हो जाएगी, क्योंकि पूरा एक चक्र घूम करके अपनी पूर्वावस्था, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो आकर लौट गया है। तो जो 0 रेडियन पे जो उनकी वैल्यूज थी वो अभी भी होंगी, यानी कि cos 2 पाई की वैल्यू 0 और सॉरी cos कितना है, पहला वाला हमेशा कोसाइन, दूसरा वाला हमेशा साइन। तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 और sin 2 पाई की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हड़बड़ी में बोलते बोलते कभी गलती हो जाता है। अब ये वीडियो आपको पता है कितने बजे बन रहा है, सवेरे 4:30 5 बजे, अभी 5 बज रहा होगा उस समय ये वीडियो बन रहा है।
तो कभी कभी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। पहला निर्देशांक सदैव सदैव cos x वाला, दूसरा निर्देशांक सदैव sin x वाला, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर बोलते में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप खुद से उसको कंसिडर करके सुधारें, अवश्य सुधारें। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि cos 2 पाई और sin 2 पाई की वैल्यूज तो हमने लिख लिया यहाँ पे, है ना भाई। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने चारों कोणों के मान लिख लिए, ठीक है। 0 0 का मान लिख लिया, मतलब cos 0 sin 0 हो गया, π/2 वाला हो गया, पाई वाला हो गया, ठीक है, और 3π/2 वाला हो गया, 270 वाला हमने लिख लिया, 360 वाला हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको भैया, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हम cos x और sin x में से किसी एक को पकड़ते हैं और उसकी बहुत सारे वैल्यूज किस प्रकार चेंज होंगी वो हम देखते हैं। मैं पहले लेता हूं sin x के बारे में, sin x की जांच पड़ताल करते हैं कि उसकी वैल्यूज कैसे कैसे हमको मिल सकती हैं। चलिए देखो, जब sin 0 था तो 0 मिलता था, sin पाई हुआ तब भी 0 मिला, sin 2 पाई हुआ तब भी 0 मिला, ठीक है। देखो 0 पे भी 0 मिला, पाई पे भी 0 मिला, फिर 2 पाई हुआ तब भी 0 मिला, 3 पाई होगा तब भी 0 मिलेगा, 4 पाई होगा जब तब भी 0 मिलेगा। नेगेटिव में, अच्छा चलो नेगेटिव में घूमेंगे तो क्या होगा, मान लो शुरुआत से ही हम उधर में घूम करके इधर घूमते, उल्टा घूमता, ऐसे घूम लेता मैं, ठीक है। तो ये इतना घूमता क्योंकि अब मैं विपरीत दिशा में घूम रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमने में प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज घूमने में माइनस लेते हैं। अभी मैं उल्टा घूमा, कितना घूमा 180, लेकिन उल्टा घूमा इसलिए -180 लूंगा, -180 अंश का हो या -π रेडियन का हो, तो मैं कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, बिंदु सी के संपाती हो जाऊंगा, यानी कि बिंदु पी जो है अगर वो यहाँ से घूमते घूमते ऐसे उल्टा घूम के इधर आएगा तो बिंदु सी से संपाती होगा, वो फिर से वहां पे sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि उल्टा घुमा हूं मैं, 180 अंश उल्टा घुमा हूं, इसलिए sin -π लूंगा, लेकिन पहुंचा तो मैं बिंदु सी पे हूं, इसलिए वहां पे आपको जो ये y वाला निर्देशांक दिख रहे हैं, sin x की वैल्यू दिख रही है 0 दिख रही है, तो 0 होगा, ठीक है। फिर और उसी उल्टे घूमने को मैं जारी रखूंगा, वापस यहाँ आके घूमूंगा, पूरा का पूरा 2 पाई उल्टी दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कोण के जो धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज को धनात्मक बोलते हैं ना, क्लॉकवाइज को ऋणात्मक बोलते हैं, तो क्लॉकवाइज चल रहा हूं मतलब मैं ऋणात्मक दिशा में चल रहा हूँ, इतना आप ध्यान रखना। तो मैं पूरा एक राउंड पूरा कर लूंगा तो 2 पाई रेडियन में घूम लूंगा, और 2 पाई रेडियन में घूम के मैं वापस, तो 2 पाई रेडियन लेकिन माइनस में ना, इस बात को ध्यान रखना, 2 पाई रेडियन घूम लूंगा लेकिन माइनस में। तो यहां से सोचो मैं यहां से घूमते घूमते वापिस यहीं आ जाऊंगा, तो बिंदु, अब भाई घूमना हमको उस परिधि पे है, तो घूमते घूमते यहाँ आ जाऊंगा, तो बिंदु P वापिस ए पे आ जाएगा, और उस पर फिर से साइन की वैल्यू कितनी दिखेगी, 0 दिखेगी। तो इसलिए ध्यान रखना साइन -2 पाई पे कितना होगा, 0 होगा। तो एक तो ये अगर आप सीधा घूम रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तब 0 पे 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, फिर 3 पाई 0, फिर 4 पाई 0, 5 पाई 0, और आप उल्टा घूम रहे हो तो साइन -π 0, साइन -2 पाई 0, साइन -3 पाई 0, मतलब 0 ही मिल रहा है। पाई का अगर ये कोई पूर्णांक गुणज है, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, आपको साइन की वैल्यू 0 ही मिलेगी। इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं साइन n पाई = 0, ठीक है, जहां n की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और +-1, +-2, +-3 कुछ भी हो सकती है, साइन n पाई 0 होगा, इसको ध्यान रखें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दें, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, +-1, +-2, +-3, और ये इसी तरीके से आगे चलते रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला आप हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए याद रखिएगा। क्या चीज, साइन n पाई = 0, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कॉस का क्या बिहेवियर है, कॉस का क्या नेचर चल रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं। अब ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कॉस में भी हम लोग मान का जो उसकी वैल्यूज है उसका क्या, किस तरीके से वो बदल रहे हैं,
कौन से मान ग्रहण कर रहा है, वो सब हम अभी देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए, कॉस जब π/2 रेडियन हुआ, π/2 रेडियन, कॉस π/2 मतलब π/2 रेडियन घूमोगे आप, यानी 90 अंश घूमोगे तो यहाँ पहुंचोगे, तब बिंदु बी से समपाती हो जाएगा, मतलब उसी से ओवरलैप हो जाएगा, वो उसकी पोजीशन ले लेगा, उसी की स्थिति ग्रहण कर लेगा बिंदु पी, किसकी, बिंदु बी की स्थिति। ठीक है, कोइंसाइड हो जाएगा उससे। तो अब आप देखो ध्यान से, उस समय आपको जो कॉस, हमेशा पहली वाली वैल्यू कॉस की होती है, तो वो कितना नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, तो कॉस π/2 हमने 0 कहा था। अब सोचो जरा, वो और कहाँ 0 दिख रहा है, कॉस का वैल्यू यहाँ 0 दिख रहा है, देखो यहाँ इन दोनों में तो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यानी कि π/2 घूमेगा तब 0 पहुंचेगा। फिर वो 2 बार 90 यानी 2 बार π/2, देखो एक π/2 में वो 0 पहुंचा, फिर एक ठोक और π/2 और एक ठोक और π/2, यानी टोटल 2 ठोक π/2 और घूमेगा ना, तब फिर 0 में पहुंचेगा। यानी सिंगल π/2 में 0 में पहुंचा है, फिर टोटल 3 π/2 चलेगा तब 0 पे पहुंचेगा। देख लो आप, सिंगल π/2 में 0 पहुंचा, फिर 2 ठोक π/2 कवर और करने के बाद जब बिंदु डी से संपाती होगा तब उसकी वैल्यू 0 होगी, कॉस की, है ना भाई। पहला वाला जो निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक, वो आपको कॉस एक्स की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से 2 ठोक π/2 कवर करके वो बिंदु बी पे पहुंचेगा, फिर से चलेगा, है ना, 2 बार। देखो एक बार चलेगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, वहां पे उसकी वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, हम देखना चाहते हैं 0 कब कब हो रही है, तो वापस उसको 2 बार π/2 कवर करके और जाना पड़ेगा, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा, सीधा cos 5π/2, फिर 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे, वैसे उल्टी दिशा में चलेगा ना तब भी उसकी वैल्यू जो होगी 0 होती जाएगी, यानी कि विषम π/2 का जब जब विषम गुणांक रहता है 1 3 5 7 9 11 13 15, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी cos 2n - 1 π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए, क्लियर है। n की वैल्यू यहाँ पर देखो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +-1 +-2 ऐसे हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। देख लो, अगर अब उल्टा भी चलता तो क्या होता, n की वैल्यू अगर अपन 0 भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू 0 रखो, यहाँ 0 हो कैसे, है ना भाई। अब देखो आप n की वैल्यू 0 रख के देखो, n की वैल्यू 0 रखो, 0 रखो, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, -1 × π, तो -π/2। अगर आप शुरुआत से ही, है ना, शुरुआत से ही आप प्रारंभिक भुजा से ही आप अगर विपरीत दिशा में, यानी कि हमारी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं, यहाँ तक चलते हैं मात्र, तो आपने 90 अंश यानी π/2 घुमा, लेकिन माइनस वाली दिशा में घुमा, और लेकिन आप पहुंचे कहाँ, बिंदु डी से संपाती हो जाएगा यहाँ से घूमते घूमते, और डी में क्या है, 0 है, तो cos -π/2 भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 1 रखेंगे तो आप क्या मिलेगा, n का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 -1, है ना भाई, तो 1 π/2 जो कि 0 मिलेगा आपको। तो ये फॉर्मूला भी आप हमेशा सदा के लिए याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको देख लें, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लें, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सब अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए अब हम बाकी के त्रिकोणमितीय फलनों को परिभाषित करते हैं। देखो cos x और sin x के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम परिभाषित करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि cos 2n - 1 π/2 0 होता है, और वैसे ही sin n π जो होता है वो 0 होता है, जहाँ n की वैल्यू इसमें भी 0 +-1 +-2 है। ये दो चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब सुनिए, हम जो और भी जो बचे हुए जो त्रिकोणमितीय फलन है जिनको हम परिभाषित करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बारी आती है कोसेक एक्स की। कोसेक एक्स परिभाषित होता है 1/sin x से। ठीक है, अच्छा, कोसेक एक्स को हमने 1/sin x तो परिभाषित किया, मगर यहाँ पे एक सावधानी है कि यहाँ पे x जो है वो n पाई के बराबर न हो। क्यों? क्योंकि साइन n पाई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर x को मैं n पाई रख दूंगा जहाँ n पूर्णांक है, तो 1/sin n पाई 1/0 अपरिभाषित अनंत रूप का हो जाएगा ये। ठीक है, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है।
जहां n पूर्णांक है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आपका वैसे ही आ जाएगा, चलो आपका सेक एक्स आ जाएगा, इसको परिभाषित करेंगे हम 1/cos x से। फिर इसमें आपको सावधानी बरतनी है, कॉस जिन वैल्यूज पर जीरो होता है एक्स का मान उतना नहीं रखें, बस इस बात का ध्यान रखें। तो एक्स बराबर न हो 2n-1 π/2 के, क्योंकि कॉस 2n-1 π/2 कितना होता है, जीरो होता है। अगर एक्स की वैल्यू 2n-1 π/2 रख देंगे तो 1/0 फिर अनंत हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित रूप में वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम tan x परिभाषित करते हैं आपका sin x अपॉन cos x, अपॉन में फिर cos x आ गया, तो फिर से x बराबर न हो 2n-1 π/2 के, ठीक है। यहाँ सबों में n जो है वो पूर्णांक है। फिर cot x परिभाषित करते हैं हम लोग, तो cot x जो है वो अपन परिभाषित करते हैं cos x अपॉन sin x से। फिर यहाँ पे बात क्या है, कौन सी बात जरूरी है यहाँ पे, कि यहाँ पर जो आपका x जो है, देखो बटे में sin x आ गया, तो sin जिन मानों पर जीरो होता है उन मानों से बचना है, इसलिए x does not equal to n pi, x does not equals to n pi, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, पूरा दिख रहा है ये ऐसे, ठीक है। cot x हो गया। अब देखो cot x जो है वो किस तरीके से परिभाषित हुआ है, cos x अपॉन sin x, जबकि tan x क्या है, sin x अपॉन cos x, उल्टा है। इसलिए आप हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि tan x बराबर 1/cot x या cot x बराबर 1/tan x, ठीक है। फिर लास्ट में आपका क्या बच गया, आप देखिए, हो गया 6 हो गए। cos और sin तो हमने पहले ही परिभाषित कर दिया, 4 और बचे थे, कोसेक, सेक, tan और cot, तो चारों फलन और 2 मिला के टोटल 6 फलन परिभाषित हो चुके हैं। ध्यान से देखिए इनको, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सब में n जो है पूर्णांक है, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, सब में है। तो ये हमने अभी देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में विभिन्न कोणों पर और भी कोण को लेकर के हम इन सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान क्या क्या होते हैं वो सब हम देखेंगे। उसका टेबुलर फॉर्म भी, एक सारणी भी देखेंगे, उसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाता है तो सब चीज़ सरल लगने लगता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई मज़ा आ गया, वाकई अच्छे से लगा, तो आप जरूर जरूर सबके साथ शेयर करें, वीडियो को खूब लाइक करें, और खूब लाइक मतलब एक बार लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।